अगर आपका पड़ोसी आपके ऊपर एक झूठा केस फाइल कर देता है जिसके कारण आपको कोर्ट के काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, एडवोकेट को हायर करना पड़ता है, समाज में आपकी रेपुटेशन का लॉस हो जाता है, और अगर केस के अंत में यह साबित हो जाता है कोर्ट में कि आप निर्दोष हैं, अब आपके पास क्या रेमेडी है? क्या आप जिस पड़ोसी ने आपके ऊपर झूठा केस फाइल किया है, क्या आप उससे कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? सो वेरी गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज एडवोकेट अभिषेक चौबे। आज हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंश्राइंड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लेकिन ये टॉपिक लास्ट में हमने बचाकर इसीलिए रखा हुआ था, देयर इज एन इंटेंशन बिहाइंड इट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, अगर आप देखेंगे, कि टॉर्ट में इंटेंशन डज नॉट प्ले अ क्रूशियल रोल। इंटेंशन का कोई रिलेवेंस नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट में, बट एक्सेप्शंस आर देयर। फॉर एग्जांपल, malicious prosecution while dealing with the defense of mistake of fact। मैंने आपको बताया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट में वैलिड डिफेंस नहीं है। ignorantia facti non excusat, ignorance of fact cannot be excused। लेकिन इसमें अगर malicious prosecution का पैसेज आपको देखने को मिलता है, malicious prosecution खुद में ही एक इंटेंशनल टॉर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, let us break it down. The heading, the title of the topic itself yelling the meaning of the concept. Malicious prosecution means you are prosecuting someone with malicious intention. Here, malicious word is highlighting mens rea. But sir, we nowhere talked about the concept of intention, the element of intention while dealing with the concepts of law of tort. Yes, अब malicious prosecution में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि ये इंटेंशनल टॉर्ट है। तो जहां पर आपने malicious prosecution की हेडिंग डाली है, उसी के बगल में आप ब्रैकेट में लिख लें इंटेंशनल टॉर्ट। आज हम जानेंगे malicious prosecution के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, malicious prosecution के लैंडमार्क जजमेंट क्या है, and how is it different from other torts. Now let's proceed further. So first of all, हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहां पर बिठाना होगा, उस तरह से हम इसको समझेंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ऑलरेडी। देयर इज अ राइट ऑफ लोकस स्टेंडाई। What does it mean? We already studied this concept. This is a maxim which says right to appear before court. अगर आपको कोई लीगल इंजरी होती है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाकर के अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। ये सभी नागरिकों के पास राइट है, काफी इंपॉर्टेंट राइट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है आपको। इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लोकस स्टेंडाई मीन्स अगर आप विक्टिम हैं, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप अग्रीव्ड पर्सन हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाकर के अपना केस दर्ज करवा सकते हैं फॉर सीकिंग कॉम्पनसेशन। ठीक है। द सिटीजन्स राइट, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू अप्रोच कोर्ट एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज फॉर जस्टिस। नाउ वी हैव टू understand these both the concepts, citizens right and the vindictive weapon। अगर कोई व्यक्ति इस चीज का गलत फायदा उठाता है, इस अधिकार का गलत फायदा उठाता है, मान लीजिए वो बदला लेने के लिए अपने किसी रिलेटिव पे या अपने पड़ोसी पर या अपने कॉम्पिटिटर पर एक झूठा केस फाइल कर देता है, जिसके कारण उसको एडवोकेट हायर करना पड़ता है, मेंटल एगनी हो जाती है, समाज में उसका रेपुटेशनल लॉस हो जाता है, काफी मीटिंग्स वगैरह उसको छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि कोर्ट में पेशी करना है। तो इन चीजों का जो इस पर्टिकुलर राइट जो दे रखा है, इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यहां पर द विंडिक्टिव वेपन में आप देख पा रहे हैं द मैलिशियस अब्यूज ऑफ लिटिगेशन टू फॉल्सली टारगेट एंड पनिश इनोसेंट पर्सन्स। यहां से हमको एक मैक्सिम याद आ रहा है,
kindly write down this maxim in your notebook. Secutere tuaut alienum non laedas, which means use your right in such a manner that you do not injure others. अपना अधिकार आप इस तरह से एक्सरसाइज करें कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का डैमेज या इंजरी ना पहुंचाए. So we understood both the concepts with the help of legal principles, जिस पर ये दोनों ही कंसेप्ट बेस्ड हैं. एक मैक्सिम हमने देखा बेटा यहाँ पे लोकस स्टैंडाई, और दूसरा प्रिंसिपल हमने यहाँ देखा है सिक्यूटेरे टुआउट एलिएनम नॉन लेडास. You can take a screenshot of this particular slide that will help you in making notes. Now let's proceed further. There is an example, एक दृष्टांत मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है. Let us see this example, and with the help of this example we'll understand the concept of malicious prosecution once again, and then last we'll take an example of Ranga and Billa, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी. अब आप देखिए इसको एक बार. The story of sabotage. The accusation. A and B are fierce business rivals. A falsely accuses B of stealing confidential business documents and files a criminal complaint. Based on the complaint, the police investigated and B is now arrested. Let us see further. During the trial, the truth surfaces. The investigation proves that A completely fabricated the evidence, and B was innocent. The court formally acquits B. बाइज्जत बरी कर दिया बेटा B को, क्योंकि A ने झूठा इल्जाम लगाया था B के ऊपर. अब यहां पर ये समझने वाली बात है, झूठा केस लगा है B पर, और अब कोर्ट ने खुद ही मान लिया है कि B बेकसूर है, B इनोसेंट है, B गिल्टी नहीं है. अब ये जो खर्चा हुआ है इसका, जो इसका रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, जो इसकी मेंटल एगनी अभी तक रही होगी 1-1.5 साल जब तक केस चला होगा, मतलब अब पीड़ित विक्टिम यहां पर B है. B को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है A के फॉल्स कंप्लेंट के कारण. अब यहां पर एक और लीगल प्रिंसिपल याद आ रहा है सर, आपने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, एंड दैट वाज यूबी जस इबी रेमेडियम. यूबी जस इबी रेमेडियम is a maxim which means where there is a law there is a remedy. तो क्या होता है यूबी जस इबी रेमेडियम का मतलब? where there is a law there is a remedy. अगर कानून ने आपको कोई अधिकार दिया है और कोई दूसरा व्यक्ति उस अधिकार का, उस कानून का उल्लंघन करता है, खंडन करता है, वायलेशन करता है, तो लॉ में ये प्रावधान है, कानून में ये प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने कानून को वायलेट किया है, जिस व्यक्ति ने आपके राइट को वायलेट किया है, वो व्यक्ति आपको रेमेडी देगा, और रेमेडी यहां पर दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. क्या लॉस हो गया है, क्या डैमेज हो गया है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं. रेप्यूटेशनल लॉस हुआ है, झूठे केस के कारण लिबर्टी पर प्रॉब्लम आया है, और फाइनेंस भी, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, काफी सारे एक्सपेंसेस देने पड़े हैं, जिसके कारण ये बात तो तय है कि यहां पर विक्टिम हो गया है B. B is a free person, but the damage is done. B has lost critical business opportunities, suffered irreversible reputational ruin, and incurred massive legal debt. The criminal trial is over, but how does B get justice for the lie? केस भले ही खत्म हो गया है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी कर दिया है B को, लेकिन फिर भी यहां पर डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, whether it regards to reputation, liberty और finances. अब यहां पर ये समझने की भी बात है कि what are the ingredients, क्योंकि अगर व्यक्ति केस फाइल करेगा being a plaintiff, तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसको डैमेज हुआ है ड्यू टू द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट. क्योंकि अगेन
दिस इज अगेन अ लीगल प्रिंसिपल, अ लीगल मैक्सिम, जिसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ lies upon plaintiff. ओके, सो यहां पर प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा बेटा रेमेडी लेने के लिए? जैसे the you can write down the definition also, you can take a screenshot for the last time. Malicious prosecution is the institution of legal proceedings against a person without reasonable and probable cause and with malice, resulting in damage to that person after the proceedings terminated in his favor. Now this is the most important slide. This is the most important slide. False proceeding has to be there. Favorable termination has to be there. मतलब प्लेंटिफ का एक्विटल होना जरूरी है. एक्विटल ऑफ प्लेंटिफ, तभी ये खुद में प्रमाण बनेगा बेटा कि प्लेंटिफ निर्दोष था और उस पर झूठा केस फाइल किया गया था. एक्विटल ऑफ प्लेंटिफ, नो प्रोबेबल कॉज विथ मीन्स विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स, बिना किसी रीजनेबल आधार पर, रीजनेबल ग्राउंड पर, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कारण के केस फाइल किया गया है. विथ मैलिशियस इंटेंशन, जो कि आपका मेंस रे हाईलाइट कर रहा है. एंड प्रूवेबल डैमेज, जिसके कारण डैमेज हो गया है बेटा प्लेंटिफ को, तब जाकर कहलाएगा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट आप फाइल कर सकते हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जिसने आपके ऊपर झूठा केस फाइल किया था. अब जब ये 5 इंग्रेडिएंट्स आप साबित कर देंगे एज पर द मैक्सिम ऑफ एक्टोरी इनकम्बेट ओनस प्रोबेंडी, क्योंकि burden of proof is lying upon the plaintiff, so plaintiff in order to seek the compensation from defendant has to prove these 5 ingredients very specifically, clearly, then only he'll be eligible to avail the compensation for the damage caused to him by the wrongful act of the defendant. Quickly take the screenshots. This is element 1, institution of proceeding. Core rule: the defendant must have initiated or continued criminal proceeding against the plaintiff. Examples: filing a false FIR, initiating a formal criminal complaint, continuing an ongoing prosecution despite discovering the accused is innocent. Element 2, favorable termination: the original proceeding must have ended in favor of the person bringing the tort claim. Absence of reasonable cause: the defendant must have lacked an honest and reasonable belief in the guilt of the accused. Malice: the proceeding must have been initiated with an improper motive. Malice does not necessarily mean personal hatred. Any improper purpose is legally sufficient. Element 5, provable harm: the plaintiff must prove they suffered actual damage as a direct result of the prosecution. These are the landmark cases for understanding the concept of malicious prosecution. You do not have to memorize the names of these case laws. Just take a screenshot and just read them for one time. That would suffice. Malice alone is never enough. A claim of malicious prosecution falls entirely even if the defendant acted purely out of malice, unless the plaintiff also proves the absolute absence of reasonable and probable cause. Both elements must exist together. ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम समझेंगे with the help of an example, with the help of Ranga and Billa, जिससे हमको और क्लियरली समझ में आ सके कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाह रहे हो. ठीक है, this is the house of Ranga and this is the house of Billa. Ranga and Billa both are envious of each other.
एक दूसरे से जलते हैं बेटा, ये चिढ़ते हैं एक दूसरे से। दिस इज रंगा एंड दिस इज बिल्ला। नाउ वॉच केयरफुली। रंगा एंड बिल्ला नाम के दो व्यक्ति हैं जो कि आप लोग जानते हैं, एनवियस हैं, एक दूसरे से जलते हैं। किसी काम से रंगा जाता है बेटा दिल्ली, जब वापस आता है तो ये देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है, मींस थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई है, थेफ्ट हुआ है इसके घर में। अब रंगा को नहीं पता किसने किया है, रंगा के पास कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, लेकिन रंगा टुक दिस इवेंट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिफेम बिल्ला। रंगा ने कहा मेरे घर में चोरी हुई है, मुझे नहीं पता चोर कौन है, ना मेरे पास कोई साक्ष्य सबूत एविडेंस है, लेकिन क्यों ना इस इवेंट का, अब मेरा नुकसान तो हो गया है, क्यों ना मैं बिल्ला को भी बदनाम कर दूं, क्यों ना मैं बिल्ला को ही जेल भेज दूं, चोर पकड़ाए ना पकड़ाए कम से कम बिल्ला तो अंदर जाए। रंगा ये सोच करके बिल्ला पर क्रिमिनल केस फाइल कर देता है, थेफ्ट का झूठा केस फाइल कर देता है। अब आप देखिए, झूठा केस फाइल करेगा तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे दोनों एडवोकेट्स के, जज अकॉर्डिंगली जजमेंट देगा। अब जजमेंट में बेटा क्या आ गया कि जो बिल्ला है वो निर्दोष है, इसलिए बिल्ला का एक्विटल हो जाता है, बिल्ला को बाइज्जत बरी कर देता है कोर्ट। अब यहां पर बिल्ला को रेपुटेशनल डैमेज हुआ है बेटा, मेंटल डैमेज हुआ है, मेंटल एगनी के कारण, और पैसे संबंधित भी इसको नुकसान हुआ है। ये हम सभी मानते हैं इस बात को, मतलब कि यहां पर बिल्ला विक्टिम हो गया है। और अगर बिल्ला विक्टिम हो गया है मतलब यूबीजेसीबी रेमेडियम के हिसाब से ही कैन सीक रेमेडी इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, एंड who has to be made liable for giving compensation to बिल्ला, that is रंगा। तो अब बिल्ला मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट फाइल करेगा रंगा के अगेंस्ट में, देन रंगा हैज टू पे कॉम्पनसेशन टू बिल्ला, क्योंकि रंगा ने झूठा केस फाइल किया मेलिशियस इंटेंशन के साथ, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। और जब कोर्ट में ट्रायल चला तो जज ने ये पाया कि बिल्ला निर्दोष है, जो कि खुद में एक सबूत बन गया कि रंगा ने गलत उससे केस फाइल किया था। आई होप यू अंडरस्टूड द केस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, सेकेंड लास्ट स्लाइड के बारे में क्या कहना चाह रहा है, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कुड बी कार्व्ड आउट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज, जो इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल इजी था रंगा बिल्ला का, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दोराहा आपको होगा, कोई डाउट होगा। अब अपन आगे सेम एग्जाम्पल से इसका एक कंसेप्ट देख लेते हैं। Again, the facts are similar. I will just alter one fact. This is the house of Ranga. And this is the house of Billa. Ranga went to Rangoon. और जब ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर में चोरी हो गई, और ये अभी भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं बेटा, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। रंगा घर आ चुके हैं, रंगा देखते हैं घर में चोरी हुई है। रंगा इस बार सीसीटीवी कैमरास में पहले देखता है, और ये पाता है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है तब एक व्यक्ति उसे दिखता है 5 फीट 11 इंच का, जो कि सेम हाइट होती है बिल्ला की 5 फीट 11 इंच, और सेम हेयर स्टाइल जो कि बिल्ला की है वो ही इस व्यक्ति की दिख रही है, मतलब हेल्थ हाइट सेम है इस व्यक्ति की भी। अब ये जो फुटेज है ये रात 2 बजे की है बेटा, तो चेहरा इतना क्लियरली दिख नहीं पा रहा है। हेल्थ हाइट और हेयर स्टाइल के हिसाब से रंगा को ये समझ में आया कि ये बिल्ला हो सकता है।
एक सस्पिशन आया रंगा के दिमाग में, रीजनेबल सस्पिशन आया कि ये बिल्ला हो सकता है। नाउ रंगा फाइल्ड अ केस अगेंस्ट बिल्ला। अब यहां पर क्या होगा, फिर से वही बात होगी बेटा, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, ट्रायल में एविडेंसेस आर्ग्यूमेंट्स लगे, जजमेंट आया, जजमेंट में फिर से बिल्ला को बेकसूर माना और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और जज ने यह भी कहा कि यह बात सही है कि बिल्ला की भी 5 फीट 11 इंच हाइट है, हेल्थ हाइट भी ये जो फुटेज में व्यक्ति की दिख रही है और जो बिल्ला है उनकी सेम है, ये बात भी सच है। लेकिन जो फुटेज में दिख रहा है वो व्यक्ति बिल्ला नहीं है, वो व्यक्ति किल्ला है। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या रंगा लायबल होगा अभी भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए अगर बिल्ला रंगा पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट फाइल करता है तो। एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद we'll start with the next topic in the next lecture. I hope you understood the topic of malicious prosecution. So that's it. I hope you understood the topic. That's all for today's lecture. My name is Advocate Abhishek Chaube. Take care. See you in next lecture.